रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाला आईपीएल 2026 का मैच नंबर 1 जो कि खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु यानी कि अपने आरसीबी के होम ग्राउंड के अंदर। वहां पर पिच रिपोर्ट किस तरीके की है, पिचेस हमने यहां पर रिसेंट टाइम में कैसी देखी हैं और उसके हिसाब से पहले बैटिंग करना सेकंड बैटिंग करना क्या फेवरेबल रहेगा किसी भी टीम के लिए जो टॉस यहां पर जीतेगी। और इस पिच रिपोर्ट को पूरा रीड करते हुए दोनों ही टीमों की तरफ से जो फिलहाल पॉसिबल प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर दिखाई पड़ रहा है, जिसमें इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट का भी नियम चूंकि आईपीएल में होता है, तो वो 12वां प्लेयर कौन होगा ये जानते हुए दोनों टीमों की तरफ से कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन होंगे, एक सेफ प्लेयर के तौर पर भी डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर भी पूरी डिटेल एनालिसिस इस वीडियो के अंदर करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि 28 मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है शाम को 7:30 बजे से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के मैदान पर जब ये मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर ऑलरेडी अगर हम टी20 क्रिकेट के इतिहास की बात करें तो 158 मुकाबले टोटल खेले जा चुके हैं, जहां पर 87 मुकाबले तो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, लेकिन सेकंड बैटिंग करने वाली टीमों ने थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 109 मुकाबले जीते हैं। और उसमें 2 मुकाबले यहां पर टाई भी हुए हैं, जहां पर ओवरऑल एवरेज स्कोर ही 168 का रहा है, जिसमें हाईएस्ट स्कोर 287 तो लोएस्ट स्कोर 82 का भी रहा है, यानी कि जम के रन्स यहां पर बनते तो दिखाई पड़े भी हैं कई बार। और उसमें भी अगर आप स्कोरिंग पैटर्न देखें इस मैदान पर जो टोटल 198 मुकाबले खेले गए हैं उसमें, जिससे आपको काफी हद तक एक आइडिया लग पाएगा कि कैसी स्कोरिंग यहां पर होती है। तो 150 के नीचे का स्कोर यहां पर 57 बार बना है और साथ ही साथ 150 से 170 या 169 के बीच में 47 बार स्कोर बने हैं, और वहीं पर 170 से 189 के बीच में 41 बार और 190 के ऊपर का भी स्कोर यहां पर 53 बार बना है। यानी कि जिस तरीके के नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं इन स्कोरिंग पैटर्न्स के अंदर, उससे यह भी समझ में आता है कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड तो है, लेकिन साथ ही साथ बॉलर्स के पास भी ऐसे चांसेस यहां पर बनते हैं कई बार कि वो 150 के नीचे स्कोर को रोक दें किसी भी टीम को जो पहले बैटिंग कर रही हो, खास करके उसके लिए। और साथ ही साथ ये तो ओवरऑल हमने एवरेज नंबर्स देखे जो इस मैदान पर अभी तक का इतिहास रहा है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम की अगर हम बात करें तो पिछली बार जो आईपीएल खेला गया था पिछला वाला सीजन, उसमें 5 मुकाबले इस ग्राउंड पर जो हुए थे वही सबसे रिसेंट मैचेस इस ग्राउंड पर खेले भी गए हैं टी20 फॉर्मेट में। और उन 5 मुकाबलों में 2 बार बैटिंग पहले करने वाली टीमें तो 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं, जहां पर स्पिन को केवल 16 और पेस को भी केवल 40 विकेटें मिली हैं, 20-20 विकेटें दोनों इनिंग्स के अंदर। लेकिन स्पिनर्स को तो पहली इनिंग के अंदर 12 विकेटें मिल गई हैं 16 में से, लेकिन सेकंड इनिंग में उनका पूरी तरह से गेम डब्बा गोल ही हो जाता है, जिसमें 5 मुकाबलों में केवल 4 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर मिली है। और यहां पर स्कोरिंग अगर आप देखें उन 5 मैचेस में, जहां पर 213 का स्कोर डिफेंड हुआ लेकिन केवल 2 रनों से, और वहीं पर 205 का स्कोर भी डिफेंड हो गया लेकिन सामने वाली टीम ने 194 रन बना भी दिए। और उसके अलावा यहां पर देखेंगे तो 95 रन बना करके आरसीबी की टीम केवल 9 विकेट पर उसके बाद इस मैच को हार गई थी 5 विकेट के बड़े अंतर से। लेकिन उसके अलावा जो मैचेस यहां पर हुए जहां पर 163 का स्कोर चेंज हो गया, 169 का स्कोर चेंज हो गया, तो काफी हद तक एक कंक्लूजन जो हमारा निकल करके मेरे हिसाब से भी और ओवरऑल जो इस पिच का नेचर रहा है उसके हिसाब से भी निकल करके आता है कि अगर 160, 170, 180 के आसपास का स्कोर बनेगा तब तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन 200 या उसके ऊपर के स्कोर्स जो होंगे वो काफी हद तक डिफेंडेबल होते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है, जहां पर आप पेसर्स और स्पिनर्स की विकेटें देख पा रहे हैं, जनरली इस मैदान पर बैटिंग सेकंड करना कोई टीमें ज्यादा प्रेफर करती हैं, स्पेसिफिकली किसी टूर्नामेंट या सीरीज के पहले मुकाबले में, क्योंकि यहां पर एक तो बाउंड्रीज छोटी होती हैं, साथ ही साथ लाल मिट्टी की पिच होती है। तो जब फ्रेश पिच होगी तो शुरुआत में पहली इनिंग के दौरान खास करके गेंदबाजों को स्विंग मिलती है, तो वो जो हेल्प तेज गेंदबाजों को मिलेगी, जहां पर बाद में उस प्रेशर का फायदा स्पिनर्स भी उठा पाएंगे। तो पहली इनिंग में जनरली वो स्कोर्स शुरुआती मैचेस में नहीं बन पाते कि डिफेंड हो पाए, और अराउंड इसी तरीके के स्कोर बनते दिखाई पड़ते हैं, जैसा कि पिछले वाले सीजन में भी हमने पहले और दूसरे मैच में देखा था, जो कि बाद में चेंज भी हो गया आसानी से। तो कुछ इसी तरीके का आज का मैच भी होता दिखाई पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ये तो आपको मैंने पिछले कुछ हुए मैचेस के मुकाबले में जो यहां पर हमने आंकड़े देखे उसके बेसिस पर और पूरा जो ओवरऑल इतिहास इस ग्राउंड का रहा है उसके बेसिस पर एक कंक्लूजन दिया पिच रिपोर्ट को लेकर के। लेकिन फिर भी टॉस के बाद जब हम देखेंगे कि कंडीशंस कैसी हैं, पिच जो मिल रही है उसका नेचर कैसा देखने को लगता है, तो पिच की पिक्चर के साथ वो सारी एनालिसिस पिच रिपोर्ट आपको जो फाइनल होगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फिर से बताऊंगा टॉस के बाद, और उसकी बेसिस पर मेरी अपनी जो फाइनल टीम बनेगी वो भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। तो जाकर के इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, और उसको ज्वाइन करने के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले हेड टू हेड की। तो जब बात आती है आरसीबी और एसआरएच के बीच हुए कुल टोटल 24 मुकाबलों की जो आईपीएल में ये दोनों टीमें खेली हैं, तो उसमें 11 बार आरसीबी जीती है, 13 बार एसआरएच जीती, यानी कि मामला काफी टक्कर का है। लेकिन जैसे ही बात आती है इस ग्राउंड की, यानी कि इस मैदान पर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के ऊपर जब ये टीमें टोटल 8 बार एक दूसरे के खिलाफ सामने उतरी हैं, तो उसमें 5 बार आरसीबी की टीम जीती है, 3 बार यहां पर एसआरएच की टीम जीती है। तो निश्चित तौर पर काफी हद तक फेवरेबल टीम यहां पर बनती हुई दिखाई पड़ रही है आरसीबी की टीम काफी हद तक। लेकिन उसमें अगर आप आगे बढ़ते हुए प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर उसी आरसीबी का देखें जो प्रोबेबली अभी ये फिक्स नहीं है, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा उसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि एक तो हेजलवुड अवेलेबल है
नहीं, ये सभी को पता है। लेकिन फिलहाल अभी ये जो तय तमाम चीज़ें हैं उसमें फिलिप साल्ट आपको विराट कोहली के साथ ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि जेकब बीथल जो कि रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में है वो नंबर 3 पर आएंगे। उसके बाद रजत पाटीदार हैं, जितेश शर्मा है, उसके बाद टिम डेविड आपको फिनिशर का रोल प्ले करते दिखाई पड़ेंगे कुणाल पांड्या के साथ, जो लेफ्ट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी हैं। और जैसा कि रोमारियो सेफर्ट को लेने के बाद से जिस तरीके की इन्होंने परफॉर्मेंसेज पिछली बार भी दी थी आरसीबी के लिए, ये भी एक और फिनिशर का रोल प्ले करेंगे जो कि अपनी राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग से भी अपने 2-3 ओवर करते दिखाई पड़ सकते हैं। जिसके बाद भुवनेश्वर कुमार तो हैं ही, रसिक सलामडार मुझे लगता है कि आज खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी मंगेश यादव ये एक आपको 11वें प्लेयर के तौर पर, और साथ ही साथ सुयश शर्मा जो कि प्रोबेबली इस टीम के लिए हमेशा भी या इस मैच में भी आपको इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर 12वें प्लेयर के तौर पर खेलते दिखाई पड़ सकते हैं, जो कि या तो रसिक डार की जगह पर या तो मंगेश यादव की जगह पर रिप्लेस होकर के आ जाएंगे। लेकिन ये तो फिलहाल अभी की जो प्रोबेबिलिटीज है उसके हिसाब से प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर है। लेकिन अगर आप इनका बेंच देखें तो उसमें नुआन थुसारा भी हैं, वेंकटेश अय्यर जिनको काफी सारे पैसे देकर के इन लोगों ने खरीदा था वो भी हैं, देवदत्त पद्दिकल भी लोकल प्लेयर हैं। तो ये भी हो सकता है कि बेथल को ड्रॉप करके ये लोग या तो अय्यर या तो देवदत्त पद्दिकल में से किसी एक को खिला लें, और उसके बाद एक जो फॉरेन प्लेयर का स्पॉट बचेगा उसमें नुआन थुसारा को खिला लें। वहां पर खास करके रोमारियो सेफर्ट को भी ये लोग ड्रॉप कर सकते हैं, हालांकि उसके चांसेस मुझे थोड़े से कम दिखाई पड़ रहे हैं। जेकब डफी भी काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक स्विंग बॉलर हैं, खास करके इस मैदान पर अगर पहली इनिंग की बॉलिंग करने को मिल जाए तो ये एक बड़े स्पेसिफिक ऑप्शन हो सकते हैं। जबकि यहाँ पर जोश हेजलवुड ये तो अभी अवेलेबल है नहीं। बाकी जो बेंच के नाम है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आगे आइए, अब हम बात करते हैं नंबर्स की, जिसमें सबसे पहले हम जो टॉप के 15 प्लेयर्स हैं जिसमें से प्लेइंग 11 बनती दिखाई पड़ रही है, उन सभी प्लेयर्स का जो स्क्वाड के अंदर है उनके नाम तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, साथ ही साथ उनका बैटिंग या बॉलिंग का जो रोल होता है वो भी देख पा रहे होंगे। और उसके बाद उनके करियर के आंकड़े ये आपके सामने है, जहां पर आपको पता चलेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली ही हैं, सभी जानते हैं कि कितने टी20 मैचेस में इन्होंने कितने रन बना रखे हैं, क्या बैटिंग एवरेज रहा है, और वो बैटिंग एवरेज करियर के पूरे बेसिस पर पहली इनिंग में कैसा रहा है, सेकंड इनिंग में कैसा रहा है, जो कि पूरी तरह से इक्वल है, वो भी नंबर्स आप देख पाएंगे। इवन जो बॉलर्स हैं जैसे भुवनेश्वर कुमार के 198 मैच में 212 विकेटें हैं, ये पहली इनिंग में कितनी गेंदें लगाते हैं ऑन एन एवरेज 1 विकेट निकालने में, सेकंड इनिंग में कितनी गेंदें लगाते हैं, वो स्ट्राइक रेट भी इनका मेंशन है, जो कि आपको हर एक बैटर और बॉलर का देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को रोक लीजिएगा, यहीं पर करियर के सारे टी20 फॉर्मेट में आंकड़े आप देख लीजिएगा, जिससे आपको मंगेश यादव जैसे प्लेयर के बारे में पता चलेगा, जो कि अभी तक फिलहाल 2 मैच में 3 विकेट ले पाए हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो ये तो डोमेस्टिक टी20 मैचेस के नंबर हैं, लेकिन जब बात आती है स्टेट की जो टी20 प्रीमियर लीग्स होती हैं, एमपी के प्लेयर हैं, वहीं पर एक एमपी प्रीमियर लीग होती है टी20 टूर्नामेंट, वहां के नंबर्स तो इसमें ऐड होते नहीं, लेकिन वहीं की ये खोज साबित हुए थे, वहां पर इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी हैं जब बॉलर, और रिसेंट फॉर्म में आप जाकर के देखेंगे तो वो नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे कि मंगेश यादव जहां से इनको खोज करके निकाला गया है एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के तौर पर, जो कि बात करें तो रजत पाटीदार भी उसी प्रदेश से आते हैं और रजत पाटीदार इस टीम के कप्तान भी हैं, तो वही काफी हद तक इनको लेकर के आए भी हैं, जिन्होंने वहीं एमपी टी20 लीग में कमाल की बॉलिंग करी थी, 2 विकेट 1 विकेट 0 4 4 4 विकेट 3 बार। तो इस तरीके के शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंसेज, और इसी वजह से लगता है कि ये खेल भी जाएंगे, एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और उसके अलावा बाकी जो बैटिंग ऑर्डर इनकी है उसमें हर एक प्लेयर कैसे फॉर्म के अंदर है वो सारे आंकड़े तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ ही रहे हैं, जिसमें फिलिप साल्ट का हालांकि रिसेंट फॉर्म, अभी ये इंग्लैंड के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेले थे, वहां पर कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाए थे, कंसिस्टेंसी की साफ कमी दिखाई पड़ रही थी, बीच में एक 62 रन की पारी है, बाकी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। बाकी विराट कोहली ये तो निश्चित तौर पर जब से आए हैं टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वहां से काफी बेहतर फॉर्म में रिसेंट टाइम में दिखाई पड़े हैं। और बाकी जेकब बीथल तो आपको याद ही होगा सेमीफाइनल मैच वर्ल्ड कप का, वहां पर किस तरीके की परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी, इंडिया के खिलाफ 105 रन की पारी खेल करके, ऐसे ही लाल मिट्टी की पिच पर जो कि वानखेड़े का मैदान था वहां पर। बाकी रजत पाटीदार तो टीम के कप्तान है, हालांकि इनका रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर है नहीं, और उसी में जितेश शर्मा, इनके नंबर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टीम डेविड जो कि फिनिशर का रोल प्ले करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, इनके भी नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुणाल पांड्या एज अ ऑलराउंडर लेफ्ट हैंडेड बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर कैसी परफॉर्मेंसेज रिसेंट टाइम पे देते रहे हैं वो देख सकते हैं। इवन रोमारियो सेफर्ट जिन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए ही अभी टी20 वर्ल्ड कप के तो कमाल की बैटिंग भी करी थी, बॉलिंग तो ये करके देते ही हैं। बाकी भुवनेश्वर कुमार जो कि इस टीम के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, स्विंग बॉलिंग से अपना कमाल करते दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि रिसेंट फॉर्म अगर आप इनका भी देखना चाहें तो वो भी देखिए, जिसमें आखिरी के अगर आप 3-4 मैचेस उठा लें तो ठीक ठाक बॉलिंग फॉर्म में है। बाकी मंगेश यादव का आपको क्लियर कर ही दिया, सुयश शर्मा जो कि इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेलेंगे, ये काफी बढ़िया फॉर्म में दिखाई पड़े हैं रिसेंट टाइम में, ये नंबर्स आप इनके देख सकते हैं। और बाकी बेंच पर से हालांकि रसिक डार भी हैं, नुआन थुसारा भी है, वेंकटेश अय्यर, देवदत्त पद्दिकल में से भी कोई ना कोई एक हो सकता है खेल जाए, जो कि अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था। तो इनका भी रिसेंट फॉर्म अगर आप देख करके रखें तो ना सिर्फ वेंकटेश अय्यर और इवन यहाँ पर देवदत्त पद्दिकल भी रिसेंट टाइम में काफी बेहतर फॉर्म में रहे हैं। तो इन सभी प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म देखने के बाद जो मेरा अपना कंक्लूजन निकलता है कि आज के इस मैच में अपनी टीम बनाते टाइम आपकी टीम में फिलिप
फिलिप साल्ट तो होने ही चाहिए, लगभग सभी की टीम में आपको दिखाई पड़ेंगे। और ऐसी बैटिंग पिचेस पर स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग की बैटिंग होती है, तब आप इनको निश्चित तौर पर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसमें विराट कोहली 100% हमारी टीम में आएंगे। जेकब बीथल अगर प्लेइंग 11 के अंदर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 4 तक बैटिंग कर रहे हैं, तब तो यह 100% हमारी टीम में रहेंगे ही। और उस कंडीशन में तब मैं रजत पाटीदार को नहीं ट्राई करूंगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि बेथल नीचे आते हैं, रजत पाटीदार ऊपर आते हैं, तब पाटीदार भी एक अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। और बाकी यहाँ पर जितेश शर्मा, टिम डेविड तो हैं, लेकिन ये डिफरेंशियल ऑप्शन ही हैं, ट्रम्प प्लेयर्स के तौर पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी आपने टॉप ऑर्डर से अगर 2 से 3 बैटर्स रखे लिए हैं, तो इनकी उतनी जरूरत आपको पड़ने वाली है नहीं लॉजिकली अगर हम बात करें। बाकी या तो कुणाल पांड्या या तो रबारी सेफर्ड में से कोई एक ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। और चूंकि इस मैदान पर स्पिनर्स का वो रोल होता नहीं, तो यहां पर मैं कुणाल पांड्या का वो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट नहीं दे पाऊंगा। लेकिन रोमारियो सेफर्ड मेरे लिए निश्चित तौर पर एक अच्छे ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन चूंकि सामने इसी टीम के अंदर भुवनेश्वर कुमार भी हैं, मंगेश यादव भी हैं, तो इन दोनों को तो मैं मिस नहीं करने वाला अगर ये प्लेइंग 11 के अंदर हैं। तो यहां पर ऊपर से विराट कोहली और जेकब बीथल, साथ ही साथ भुवनेश्वर कुमार और मंगेश यादव, 4 तो हमारे सेफेस्ट ऑप्शन हैं। जिसमें फिलिप साल्ट को सेकेंड इनिंग की बैटिंग के दौरान, बाकी रोमारियो सेफर्ड को भी मैं पहली इनिंग अगर बॉलिंग होगी तो 100% ट्राई करूंगा। लेकिन इनके अलावा जो ऑप्शंस हैं, जो आपको मैंने यहां पर नाम दिखाए, या इवन अगर रसिक डार खेलते हैं, नुवान थुसारा खेलते हैं, वेंकी अय्यर या देवदत्त पद्दिकल खेलते हैं, जो कि निश्चित तौर पर बढ़िया फॉर्म में खेलेंगे तो टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करेंगे, ये तो हमारे 5वें सेफ ऑप्शन हो ही जाएंगे। इनमें से जो भी खेलेगा उसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन क्या और भी कोई ऐसा प्लेयर है जो कि हमारे कंसिडरेशन में आ सकता है, उसको अपनी टीम में हम लेके जा सकते हैं या नहीं? उसके लिए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें इन्हीं आरसीबी के प्लेयर्स की, जब ये लोग खेलते हैं एसआरएच के खिलाफ, तो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं उसका डेटा आपके सामने। जिसमें फिलिप साल्ट के 4 मैच 175 रन है, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके के नंबर्स इनके हैं स्पेसिफिकली एसआरएच के खिलाफ, वो काफी शानदार इनको ऑप्शन बना देता है। इवन चाहे पहली इनिंग की बैटिंग की बात कर लें, सेकंड इनिंग की बैटिंग की बात कर लें, और वैसे तो आपको मैंने कहा भी था सेकंड इनिंग की बैटिंग में ही इनको लेना है, वहीं पर मैं इनको लूंगा भी, काफी हद तक ये तय है। लेकिन सेकंड इनिंग की बैटिंग में कप्तान के भी बहुत अच्छे चॉइस हो सकते हैं। और इसी वजह से इनिंग के बेसिस के जो एनालिसिस है ना, ये भी काफी ध्यान से आपको देखनी चाहिए। बाकी विराट कोहली निश्चित तौर पर इनके आंकड़े तो हमको देखने की वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन वैसे भी काफी शानदार है। 36 का बैटिंग एवरेज है एसआरएच के खिलाफ। बाकी पाटीदार भी 31 के एवरेज रन बनाते हैं। जितेश शर्मा के आंकड़े थोड़े एवरेज हैं, लेकिन टीम डेविड के आंकड़े जबरदस्त हैं। 4 मैच में 3 ही बार आउट हुए, इसी वजह से 35 का एवरेज है। और इसके बाद आते हैं कुणाल पांड्या, 15 मैच में 261 रन है, 12 विकेटें हैं। जबकि वहीं पर आते हैं रोमारियो सेफर्ड, 3 मैच में 15 रन है, 2 विकेटें हैं। लेकिन जैसा आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एज अ बैटर अगर आप चाहें तो कुणाल पांड्या को ट्राई कर दीजिए, लेकिन वो रोल आपको रोमारियो सेफर्ड भी करके दे सकते हैं। प्लस बॉलिंग इनकी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है आपके लिए। हालांकि इसमें एक और चीज हमको देखनी पड़ेगी कि सामने जो एसआरएच की टीम है वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग ज्यादा बेहतर खेलती है या राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग ज्यादा बेहतर खेलती है। उस पर भी आप चीजें तय कर पाएंगे, जो कि आगे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल तो मैं रोमारियो सेफर्ड को ही स्पेसिफिकली ट्राई करना चाहूंगा। भुवनेश्वर कुमार और मंगेश यादव तो हमारी टीम में रहेंगे, ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं। जिसमें भुवनेश्वर कुमार के आंकड़े ऑलरेडी एसआरएच के खिलाफ काफी शानदार है, 3 मैच 5 विकेटों के साथ। और बाकी जो बेंच के ऑप्शन हैं स्पेसिफिकली वेंकटेश और देवदत्त पद्दिकल, अगर ये खेलते हैं तो इनके नंबर्स भी अगर आप देखें तो पद्दिकल तो कुछ खास नहीं कर पाए एसआरएच के खिलाफ, लेकिन वेंकटेश अय्यर के आंकड़े काफी अच्छे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर खेलते हैं तो ट्राई किए जा सकते हैं। और उसके बाद आकर के इस मैदान पर परफॉर्मेंसेस देख लें कैसी रही है। तो वेन्यू के नंबर्स आपके सामने हैं आरसीबी के इन प्लेयर्स की, जहां पर फिलिप साल्ट के आंकड़े जबरदस्त हैं। यहां पर अगर आप देखें विराट कोहली के आंकड़े काफी अच्छे हैं। यहीं पर जेकब बीथल ने एक मैच खेल करके 55 रन बना रखे हैं। और इवन पाटीदार के नंबर्स यहां पर काफी अच्छे हैं। जितेश शर्मा यहां पर भी एवरेज दिखाई पड़ता है, लेकिन टिम डेविड यहां पर भी शानदार काम करते दिखाई पड़े हैं। और यहीं पर कुणाल पांड्या के आंकड़े बहुत ही ज्यादा एवरेज हो जाते हैं, इवन आप कह सकते हैं बिलो द एवरेज है। तो वहीं से हमारे गेम से बाहर हो जाते हैं। लेकिन रोमारियो सेफर्ड निश्चित तौर पर गेम में बने रहते हैं, लेकिन कब? अगर बॉलिंग यहां पर पहली इनिंग की होती है तब। और बाकी फिलिप साल्ट, कोहली और बेथल को लेकर के हम क्लियर हो चुके हैं। लेकिन बेथल अगर नहीं खेल रहे और साथ ही साथ बेथल के जहां पर कोई इंडियन प्लेयर खेल रहा है, वेंकी अय्यर है, देवदत्त पद्दिकल, तो इनके आंकड़े अगर आप देखें तो हेड टू हेड और वेन्यू दोनों के आंकड़े देखने के बाद एक कंक्लूजन तो हमारा बन चुका कि वेंकी अय्यर ज्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे अगर खेलते हैं। तो हो सकता है किसकी जगह पर खेलेंगे यह हमको देखना पड़ जाए। बाकी भुवनेश्वर कुमार और मंगेश को लेकर के मैं अभी भी क्लियर हूं, जिसमें भुवनेश्वर कुमार के आंकड़े इस मैदान पर भी जबरदस्त हैं। तो कोई ज्यादा डाउट यहां पर बचता नहीं। लेकिन किन सेफेस्ट 5 ऑप्शन या 6 ऑप्शन को आपको लेकर के जाना, जिसमें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फिलिप साल्ट केवल सेकंड इनिंग की बैटिंग में होंगे और हमारे सेफर्ड केवल पहली इनिंग की बॉलिंग में होंगे। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन आपको बनानी है। बाकी वेंकटेश अय्यर अगर बेंच पर से खेलते हैं तो ये एक और ऑप्शन हमारे लिए बन जाएंगे। बस वही है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो हमको देखना पड़ेगा। तो काफी हद तक आपको मैंने आरसीबी की तरफ से क्लियर कर दिया है कि किसको किसको लेकर के जाना है, वो अभी के हिसाब से। लेकिन टॉस हो जाएगा तो उसके बाद हमारी चीजें फाइनल हो पाएंगी। बाकी वीकनेसेस देखने अगर आप आए, यानी कि जो आरसीबी के बैटर्स जब ये फेस करते हैं एसआरएच के बॉलर्स को, तो क्या प्लेयर बैटल बनता है कि आरसीबी के बैटर्स एसआरएच के बॉलर्स के खिलाफ कैसी परफॉर्मेंसेस देते हैं। उसमें फिलिप साल्ट के आंकड़े देखें तो डेविड पेन, अगर आपको
याद हो तो एसआरएच ने एक रिप्लेसमेंट लिया है डेविड पेन के तौर पर, और उनकी गेंदों पर 50 गेंद पर 48 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 547 गेंद पर 781 रन बना करके 29 बार, और लेग स्पिन पर भी 38 बार। तो ये 3 तरीके की बॉलिंग, जिसमें एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, एक लेग स्पिन और एक बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, वो इनको परेशान करती है। जो कि बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी स्पेसिफिकली अगर गेंद स्विंग कर रही हो, पहली इनिंग की बैटिंग अगर होगी तो वहां पर ये भी परेशान होंगे। बाकी ये हर्षल पटेल पर 2 बार आउट हुए हैं, एक बार जयदेव उनादकट पर, लेकिन आंकड़े कमाल के हैं। और उसके बाद जेकब बेथल, ये भी देखें तो ब्रैडन कार्ड्स पर, ईशान मलिंगा पर, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर, बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर भी, और इवन ऑफ स्पिन पर भी काफी कमजोर साबित हुए हैं। वो नंबर्स आपके सामने हैं। लेकिन चूंकि जहां पर बैटिंग करेंगे इस मैच के अंदर ना, प्रोबेबली वहां पर मेरे हिसाब से काफी सेफ हियर हो जाएंगे। बाकी रजत पाटीदार, जितेश शर्मा और टीम डेविड के भी आंकड़े इन सभी पर्टिकुलर बॉलर्स के खिलाफ अगर आप देखें तो उनादकट का नाम आपको बार बार दिखाई पड़ेगा। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यहां पर हैवीली दिखाई पड़ेंगे, जिसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टीम के खिलाफ, आरसीबी के खिलाफ। और इवन लेग स्पिन बॉलर भी अगर कोई क्लासी हो सामने की टीम में तो वो भी काफी काम आ सकता है इस टीम के खिलाफ। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, और ये जानते हो कि आरसीबी की टीम काफी बेहतर दिखाई तो पड़ रही है, लेकिन बॉलिंग थोड़ी सी इनकी निश्चित तौर पर कमजोर है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप दूसरी टीम यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ आए तो इनके भी जो कप्तान है पैट कमिंस वो अवेलेबल नहीं है, सामने से जोश हेजलवुड अवेलेबल नहीं है। बाकी इनका जो प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर बनता दिखाई पड़ रहा है उसको तो काफी हद तक चिर परिचित बैटिंग ऑर्डर ही है, जिसमें लियम लिविंगस्टन भी खेलते हुए आपको दिखाई पड़ सकते हैं। काफी पैसे इनको लेने के लिए खर्च किए इस टीम के ने। बाकी अनिकेत वर्मा ने पिछले सीजन में दिखा दिया था कि क्या इनकी क्षमता है। ब्राइडन कार्स हैं, बाकी हर्षल पटेल है, जीशान अंसारी एक लेग स्पिनर के तौर पर, और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो कि एक वीकनेस भी है आरसीबी के बैटर्स की। बाकी देखना पड़ेगा किस इनिंग की बॉलिंग है। उनादकट है, और बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि हर्ष दुबे जो कि एक ऑलराउंडर हैं वो आपको 12वें यानी कि इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेलते हुए दिखाई पड़े। एक लेफ्ट हैंडेड बैटर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। बाकी बेंच पर जो और भी ऑप्शन मौजूद हैं उनके नाम डेविड पेन, ईशान मलिंगा, कमिंदु मेंडिस, शिवम मावी, पैट कमिंस तो फिलहाल अभी अवेलेबल है नहीं, और जो बाकी नाम हैं वो भी आप देख करके रखिए। और आगे बढ़ते हो अगर आप करियर के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं एसआरएच के हर एक प्लेयर के, जैसे आपने आरसीबी के प्लेयर्स का देखा था। जैसे कोई नए प्लेयर जैसे हो, जैसे जीशान अंसारी, टी20 फॉर्मेट में भी वो जलवा इनका दिखाई नहीं पड़ा, 10 मैच में केवल 6 विकेटें हैं। तो इससे आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअली वो एक्सपीरियंस प्लेयर लेकर के कैसा आता है। डेविड पेन जो कि एक रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं, बहुत तगड़ा अनुभव इनके पास है टी20 फॉर्मेट में। जब बॉलर 215 मैच में 285 विकेट ले चुके हैं तो ये भी आपको पता चल पाएगा। और अनिकेत वर्मा हो गए जो थोड़े से अननोन साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए, उनके आंकड़े आप देख लीजिए तो निश्चित तौर पर उनका भी एक्सपीरियंस पता चलेगा। ये जान लेने के बाद अगर आप रीसेंट फॉर्म की तरफ आएँ, और इस टीम को भी अगर आप देखें तो किसको नहीं पता है कि इस टीम के जो फिलहाल कप्तान है वो है ईशान किशन, और साथ ही साथ जो फिलहाल अभिषेक शर्मा ओपनर हैं, इनको आप कैसे ही छोड़ देंगे। अभी वर्ल्ड कप में कमाल की पारियां खेल करके आए हैं, दोनों के दोनों फाइनल मैच में इंडिया को जिता करके आए हैं। और बाकी ट्रेविस हेड एक ऐसे खिलाड़ी जो निश्चित तौर पर कभी भी चल सकते हैं, हालांकि अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखें तो वो भी काफी ठीक ठाक सा ही आपको दिखाई पड़ेगा, तो इनको तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते। तो ये 3 टॉप के ऑप्शन तो वैसे ही आ जाते हैं, जिसमें क्लासन को आप कैसे ही मिस कर सकते हैं, खास करके एक ऐसे बैटर को जो कि स्पिन भी अच्छा खेलता है, पेस भी अच्छा खेलता है, और इतने कमाल के खिलाड़ी हैं कि बाउंड्रीज तो बड़ी आसानी से क्लियर करते हैं छक्के के तौर पर। और इस ग्राउंड पर जहां पर वैसे भी बाउंड्रीज छोटी होती है, इनको आप मिस कर नहीं सकते। और हालांकि अगर आप 4 ऊपर से प्लेयर लेके चले ही जा रहे हैं, और इन चारों का फॉर्म अगर आप देखें तो क्लासन को अगर आप छोड़ दें जिनका फॉर्म थोड़ा सा एवरेज है, बाकी सारे काफी अच्छे फॉर्म में हैं, तो निश्चित तौर पर मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर की जरूरत तो आपको वैसे भी नहीं पड़ने वाली। जिसमें लिविंगस्टन भी अगर खेलते हैं निश्चित तौर पर एक लेग स्पिनर के तौर पर, तो इस मैदान पर तो इनकी बॉलिंग वैसे भी काम आने वाली है नहीं। बाकी रिसेंट फॉर्म आप जरूर नीतीश रेड्डी, अनिकेत वर्मा, लिविंगस्टन का अगर आप देखें तो नीतीश जो रेड्डी हैं वो काफी अच्छे फॉर्म में रिसेंट टाइम में एज ए बैटर खास करके। उसके बाद जो बॉलिंग आती है उसमें है ब्राइडन कार्स, हर्षल पटेल, ये दोनों निश्चित तौर पर एक तेज गेंदबाजी ऑप्शन के तौर पर खास करके इस ग्राउंड पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यहां पर हर्षल पटेल को बॉलिंग करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ब्राइडन कार्स के पास जो गति है, जो पेस है, उसके साथ जो स्विंग है, और प्लस ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, उस वजह से हमारी टीम में आएंगे। फॉर्म अगर आप इन दोनों का देखें तो काफी अच्छा लगा हुआ है ओवरऑल। बाकी जीशान अंसारी रिसेंट टाइम पर हालांकि अगर आप देखें तो कंसिस्टेंसी के साफ कमी दिखाई पड़ेगी इनके रिसेंट फॉर्म में, तो निश्चित तौर पर एक डाउटफुल ऑप्शन तो है। हालांकि एक वीकनेस भी है लेग स्पिन बॉलिंग सामने वाली आरसीबी की टीम की, लेकिन उस लेवल पर नहीं। अगर कोई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर होता तो जरूर ट्राई किया जा सकता था, जो कि निश्चित तौर पर है हर्ष दुबे। अब देखना पड़ेगा ये खेलेंगे भी तो कितनी बॉलिंग करेंगे। हालांकि रिसेंट फॉर्म अगर आप इनका देखें तो बहुत अच्छा है, और अगर ये खेलते हैं बैटिंग ऑर्डर में कहीं पर ऊपर आते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छे ट्रम्प होंगे। वरना ये आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि कौन से 6 बेस्ट ऑप्शन है जिनको बिना किसी दिक्कत के आपको अपनी टीम में लेकर के जाना है, जिसमें एक हर्ष दुबे भी, एक जयदेव उनादकट भी, और एक जीशान अंसारी भी ट्रम्प प्लेयर्स के तौर पर आपकी टीम में आ सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर उनको लेकर के रिस्क भी काफी बड़ा होगा, और उसी को थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए अगर आप आगे आए हेड टू हेड के आंकड़े देखें
कि जिन सभी 6 प्लेयरों को हमने लिया था क्या वो वाकई आरसीबी के खिलाफ बेहतर खेलते हैं। तो ट्रेविस हेड के आंकड़ा देखा तो 40 का एवरेज है, हालांकि अभिषेक शर्मा का बैटिंग एवरेज 26 का है, जो कि जनरली इनका ऐसा होता भी है जिस तरीके के प्लेयर हैं। बाकी ईशान किशन के आंकड़े 37 का एवरेज है और हेनरी क्लासन के आंकड़े आप देख लीजिए 47 का एवरेज है। और उसके बाद नीतीश रेड्डी, अनिकेत वर्मा और लिविंगस्टन के आंकड़े आपको उतने बेहतर दिखाई नहीं पड़ेंगे। ब्रायडन कार्स इस टीम के खिलाफ खेले नहीं, लेकिन हर्षल पटेल के 5 मैच पर 7 विकेटें हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहली इनिंग में ही ये कमाल कर पाए हैं जहां पर हर 8वीं गेंद पर विकेट है। सेकंड इनिंग की बॉलिंग में बिल्कुल नहीं चली है इनकी, 28 का स्ट्राइक रेट है, तो वहां पर मैं इनको ड्रॉप जरूर करूंगा। और बाकी जीशान अंसारी तो खेले ही नहीं है, उनादकट के 15 मैच में 14 विकेटें हैं केवल, और ये भी पहली इनिंग में ही कमाल कर पाए हैं, सेकंड इनिंग में बिल्कुल नहीं चले हैं। हर्ष दुबे और ईशान मलिंगा में से अगर कोई खेलता तो उनके भी नंबर्स देख करके रखिए। तो काफी हद तक एक क्लैरिटी तो है कि तेज गेंदबाज हो या स्पिनर्स हो, सेकंड इनिंग में उनका वो रोल नहीं होगा स्पेसिफिकली स्पिनर्स का। और उसमें अगर आप वेन्यू के भी नंबर्स आकर के देख लें इन एसआरएच के प्लेयर्स का, तो ट्रेविस हेड का यहाँ पर बैटिंग एवरेज 66 का है, यहीं पर अभिषेक शर्मा का 34 का एवरेज है, यहीं पर ईशान किशन का 33 का एवरेज है, 32 का एवरेज यहाँ पर क्लासन का है। और इसी मैदान का जो अभी आपने पीछे सबसे शुरू में ही वेन्यू का रिकॉर्ड देखा था ना कि इस ग्राउंड पर सबसे हाईएस्ट स्कोर किस टीम का है, वो इसी टीम का है। तो निश्चित तौर पर चारों टॉप ऑर्डर के बैटर्स यहाँ पर भी कमाल करते दिखाई पड़े हैं। यहीं पर हर्षल पटेल के 23 में से 22 विकेटें भी हैं, और बाकी तेज गेंदबाज और स्पिनर और यहाँ पर कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। ईशान मलिंगा यहाँ पर जरूर एक मैच खेलकर 2 विकेट ले गए हैं, तो एक अगर ये प्लेइंग इलेवन के अंदर बाई चांस खेल हो रहे होंगे किसी भी प्लेयर की जगह पर, तो एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। बाकी इस टीम के भी वीकनेस देखने आए तो एक तो प्रॉपर वीकनेस है जो है स्विंग बॉलिंग, जो कि कोई भी ऐसा बॉलर शुरू में आ जाए गेंद को थोड़ा बहुत स्विंग करा ले तो वो इन लोगों को आउट कर सकता है, जो कि जेकब डफी हो सकते हैं। और जेकब डफी तीनों ही जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स उनको परेशान कर चुके हैं। 2 बार तो ईशान किशन को 24 गेंद पर 25 रन देकर के, अभिषेक शर्मा को 31 गेंद पर 81 रन देकर के एक बार, हालांकि इसमें कहेंगे कि अभिषेक शर्मा के आंकड़े बड़े कमाल के हैं। और ट्रेविस हेड को भी ये आउट कर चुके हैं 13 गेंद पर 17 रन देकर के 2 बार। बाकी चूंकि ये तीनों के तीनों लेफ्ट हैंडर्स हैं तो ऑफ स्पिन के खिलाफ इनका बैटल बनता ही है। लेग स्पिन पर भी काफी विकेटें देते हैं ईशान किशन और ट्रेविस हेड। और बाकी कुणाल पांड्या के भी नाम आपको दिखाई पड़ेंगे एक जगह पर, और नीचे भुवनेश्वर कुमार का नाम, हालांकि काफी हद तक बल्लेबाजी हावी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद क्लासन है, नीतीश रेड्डी और लिविंगस्टन, जहां पर आपको रमारी सेफर्ड जो कि जनरली मिडिल ओवर डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं वो दिखाई पड़ जाएंगे इन लोअर ऑर्डर बैटर्स के खिलाफ। और निश्चित तौर पर बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी तो इस टीम के खिलाफ काम आती ही है, और वो सामने की टीम में ऑप्शन कौन सा है ये आपको मैंने क्लियर ऑलरेडी कर दिया है। तो दोनों टीमों को प्रॉपर एनालाइज कर देने के बाद काफी हद तक एक बात क्लैरिटी तो है कि बॉलिंग दोनों ही टीमों का एक वीक लिंक है, और उसमें काफी हद तक फेवर हो सकता है जिस टीम को पहले बॉलिंग मिल जाएगी उसको, और उसको निश्चित तौर पर एक कमजोर बॉलिंग अटैक के बावजूद निश्चित तौर पर जो स्विंग शुरुआत में होगी पिच से उसका फायदा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी, अगर पहले फील्डिंग कर जाए तो वो मैच को भी जीतने वाली है। और ओवरऑल भी अगर आप एनालाइज करके देखें तो काफी हद तक मुझे एसआरएच की टीम थोड़ी सी बेटर दिखाई पड़ रही है, तो वही फेवरेट है। लेकिन निश्चित तौर पर जो आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि टॉस का रोल बड़ा होगा, जो टीम पहले बॉलिंग करेगी वो फेवरेट होगी। तो वो तो हमको टॉस के बाद ही पता चलेगा। तो जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर कर दूंगा, पिच के बारे में भी बता दूंगा और अपनी फाइनल टीम भी वहीं पर दे दूंगा। तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर मिल जाएगा। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक अगर आपने पूरा देख लिया, थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन अगर आपने देख लिया तो कोई भी आपको डाउट रहेगा ही नहीं कि किस प्लेयर को आपको लेना है किसको नहीं लेना है, जो कि टॉस के बाद पूरी क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करते हैं, कदम चलते हैं। नमस्कार।